दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती। आप सभी को पता है कि नूंह और मेवात में क्या हुआ था और नूंह और मेवात और हरियाणा अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। लेकिन कुछ नफरतबाजों को यह बात नगवारा गुजर रहा है। वह सोच रहे हैं कैसे मेवात और नूंह शांत हो जाएगा। वे लोग फिर से दंगा भड़काने के प्रयास में पूरी तरह से भरपूर जोर लगा के आगे आ रहे हैं और वे लोग चाह रहे हैं कि मेवात को ऐसे दंगा में धकेला जाए जो आगे आने वाले चुनाव में इस हिंसा का फायदा हो किसी न किसी राजनीतिक दल का। ही एक नफरतबाज है आजाद शास्त्री। देखिए इसके विवादित बयान। आजाद शास्त्री ने दिया विवादित अपील किया है और इसका अपील सुनिए क्या है। यह कह रहा है कि जल्द मेवात में 100 हथियार का लाइसेंस सुनिश्चित करवाना चाहिए। मतलब हिंदुओं के हाथ में 100 लाइसेंसी हथियार ये देना चाहते हैं। और किस लिए देना चाहते हैं, इनसे पूछा जाए तो ये गौ रक्षक दल के आचार्य आजाद शास्त्री ये बताएंगे हम इसलिए देना चाहते हैं ताकि हिंदू अपनी रक्षा कर सके। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस क्या घास चरने गई है? हमारे देश की आर्मी व्यवस्था, ये व्यवस्था किस लिए है? ये हमारे सुरक्षा के लिए है। और अगर तुम कह रहे हो कि नहीं, पुलिस व्यवस्था के बावजूद भी हमें हाथ में हथियार चाहिए, तो डबल इंजन सरकार की दलाली करना बंद करो। डबल इंजन सरकार में अगर तुम असुरक्षित हो, तुमको हथियार लेके अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ रही है, तो ऐसे सरकार को हटा के एक ऐसा सरकार लाओ जो तुम्हारी सुरक्षा कर पाए। आगे कहा कि देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ था। गांधी की वजह से मुस्लिम मेवात में रह गए। तो देश का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के आधार पे हुआ था। जो सारे नफरतबाज जिस बात को कहते हैं वही यह भी कह रहा है, जबकि सच्चाई क्या है? बाबा साहब अंबेडकर ने और सभी लोगों ने मिलकर भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाया, जिसमें जो इस मिट्टी से प्यार करता है वो यहाँ रह सकता है। और भारत के जो मुसलमान हैं उनके पास एक विकल्प था पाकिस्तान जाने का, लेकिन फिर भी इस मिट्टी की मोहब्बत उनको इसी मिट्टी में रहने दी, पाकिस्तान वे लोग नहीं जाए। लेकिन आगे देखिए, इसमें महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ दिया है। क्या लिख रहा है कि महात्मा गांधी की वजह से मुस्लिम मेवात में रह गए। गांधी की वजह से मेवात में मुस्लिम रह गए, यह बात गलत है। मेवात का मुसलमान स्वयं अपने इच्छा से रहना चाहता था और इसलिए मेवात का मुसलमान वहां रहा। बल्कि नफरतबाज जो उस वक्त थे वे परेशान करने लगे। वे कहने लगे या तो पाकिस्तान चले जाओ या तो कब्रिस्तान भेज देंगे, मुसलमानों मेवात छोड़ो। इस तरह जब नारा लगने लगा तो मेवात के मुसलमान गांधी जी के पास गए। तब गांधी जी ने मेवात में विजिट किया और वह दिन था 9 जनवरी 1948 का। और आके भाषण देते हुए गांधी जी ने कहा कि मेवात के मुसलमानों, तुम लोग यहां रहो और तुम्हारी सुरक्षा सरकार सुनिश्चित करेगी। तो मेवात के मुसलमान गांधी जी की वजह से कहां रहे? लेकिन इन नफरतबाजों को गांधी जी से कुड़ है, क्योंकि यह गोडसे के नाजायज औलाद है। और जो गोडसे का नाजायज औलाद होगा वो गोडसे को हिंदूवादी और भगवान प्रमाणित करेगा और गांधी जी को मुल्ला और कठमुल्ला बोलेगा। इसीलिए यहाँ गांधी जी का नाम मुसलमानों से जोड़ने का प्रयास ये जो नफरतबाज जिसका नाम आजाद शास्त्री है यह करता हुआ दिख रहा है। आगे मैं आपको बताता हूं कि उस महापंचायत में इन लोगों की मांग क्या थी। और ये लोग इतने होशियार हैं, नफरतबाज, ये बता रहे थे कि यह महापंचायत किसानों की है, तो 52 पालों की यह है। लेकिन किसान संगठन ने स्पष्ट तौर पे कहा है यह महापंचायत 52 पाल की नहीं थी, यह केवल कुछ हिंदू संगठनों की थी। तो एक कुछ हिंदू संगठन है, लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे हम नफरती संगठन है। ये लोग बोलेंगे हमारे साथ किसान भी हैं तो 52 पाल भी हैं। लेकिन देखिए, किसान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि यह 52 पालों की यह महापंचायत नहीं थी, केवल जो है कुछ नफरती संगठनों की थी। अब आइए इनकी मांग सुनते हैं। 50-50 लाख रुपए घायलों को दिया जाए। किसको? जो हिंदू घायल हैं उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए। ये देखिए इन लोगों का मांग क्या था। महापंचायतों में लिया गया निर्णय, महापंचायत में निर्णय लिया गया कि हिंसा में मारे गए हिंदू परिजनों को 1 करोड़ रुपए तथा सरकारी नौकरी और घायल को 50 लाख रुपए दिए जाएं। मतलब जो मर चुका है उसके परिजन को 1 करोड़ रुपया, एक सरकारी नौकरी की ये लोग मांग कर रहे हैं और जो घायल है उसको 50 लाख रुपया देने की बात कर रहे हैं। चलो, तुम्हारे बात से मैं पूर्णतया सहमत हूं, लेकिन यहाँ पे हिंदू परिजनों को क्यों? क्या मुसलमान हिंसा में नहीं मरा है? और अगर मुसलमान हिंसा में मरा है तो यहाँ पे मुसलमान और हिंदू दोनों परिजनों को लिखे रहते। लेकिन तुम लोग तो हो नफरतबाज, केवल जो है एक पक्ष की बात करोगे। तुमसे तो अच्छा है पप्पू यादव।
कम से कम बिहार में आके कुछ सीख जाओ। पप्पू यादव चला गया था उस व्यक्ति के घर जिनकी इमाम साहब की हत्या हुई है और जाके कहा कि उनकी 3 बहनों की शादी मैं करवाऊंगा और घर में अगर फिनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। और यह किस इमाम के घर गया था? जिस इमाम को गुरुग्राम में घुसकर नफरतबाजों ने हत्या कर दिया। तो क्या वो इमाम साहब आदमी नहीं है? उनकी बहनें नहीं हैं? तो लिखना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान जो भी मारे गए उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, तब मैं तुम्हारे इस बात से सहमत रहता। लेकिन तुम लोग तो बात आधा कर रहे हो। इसके आगे देखिए क्या लिखा है, मेवात व आसपास के क्षेत्रों में है। आगे लिखा है मेवात व आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हिंदू के हथियार लाइसेंस बनाया जाए। मतलब मेवात में जो हिंदू रह रहा है उसके आसपास के क्षेत्रों में उन हिंदू को लाइसेंसी हथियार दे दिया जाए। क्या पुलिस प्रशासन घंटा छीनने गया है? अगर पुलिस प्रशासन पे भरोसा नहीं है तो डबल इंजन सरकार का तब क्यों दुहाई देते हो? तुम सीधे तौर पे बोलो कि पुलिस पे भरोसा नहीं है, सरकार बदलो, ऐसा सरकार लाओ जो सुरक्षा सुनिश्चित करे। वहां पे अगर तुमको लग रहा है कि एक केंद्र में बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, फिर भी जो है मेवात में हिंदू सुरक्षित नहीं है, उनको हथियार देना पड़ जाएगा, तो भलानत है तुम्हारी ऐसी दलाली पे। जिस पार्टी के लिए तुम दलाली कर रहे हो उस दलाली पे लानत है। इसमें आगे देखिए, आगे लिखा है मेवात मुख्यालय को तोड़ा जाए और उसमें सभी उपमंडलों को दूसरे जिला में जोड़ा जाए। मतलब ये लोग कह रहे हैं मेवात जिला का अस्तित्व ही समाप्त कर दो और जो उसके उपमंडल हैं और जिस जिले के बॉर्डर पे हैं उस जिले में जोड़ दो। कहीं ना कहीं यह भी एक षड्यंत्र है। कारण समझिए, इनको लग रहा है अभी मेवात में मुस्लिम ज्यादा हैं तो मुस्लिम विधायक हो जाता है, तोड़ देंगे, अलग जिलों में मिला देंगे और कॉन्स्टिट्यूंसी मिक्स कर देंगे, तो उस वक्त चुनाव होगा तो चुनाव हो सकता है नफरतबाज संख्या में ज्यादा हो तो अपने विधायक जीता ले जाएं। तो कुछ इसमें राजनीतिक गेम प्लान भी हो रहा है। और आगे देखिए, एनआईए से जांच कराई जाए। चलो भैया एनआईए से जांच करवा लो, पाए जाओगे कि नफरत कौन फैलाया था पता चल जाएगा। नू हिंसा के बाद अन्य जिलों में उपद्रव जो हुआ, हिंदुओं पर जो दर्ज मुकदमा है उसे रद्द किया जाए। तो तुम्हें बता दें कि खट्टर सरकार है, खट्टर सरकार ने बुलडोजर किस पे चलाया? उतने घरों पे, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चल गया। और खट्टर सरकार की पुलिस अगर कुछ हिंदुओं पे एफआईआर दर्ज की तो मैं कहता हूं वे हिंदू थे ही नहीं, वे नकली और नफरती थे। क्योंकि जब दिख रहा है सरकार साथ में खड़ा है फिर भी पुलिस एफआईआर लिख रही है तो वो अतिवादी होंगे। और जब उनका नाम एफआईआर में आ रहा है तो तुम बोल रहे हो एफआईआर से नाम हटा दिया जाए। क्यों नाम हटाया जाए? वे लोग जब बोल रहे थे ससुराल जा रहे हैं, उनको पता नहीं था कि ससुराल जाने का मतलब क्या होता है। भड़काने का काम कर रहे थे तो तुमने उनको कुछ सलाह दिया? तुमने बिट्टू बजरंगी को, मोनू मानेसर को कोई सलाह दिया? कोई सलाह नहीं दिया। लेकिन अभी जो बोल रहे हो कि मुकदमा जो हुआ है मुकदमा वापस लिया जाए, तो मैं बता दूं यह देश तुम्हारा बाप नहीं चलाता है, यह देश भारत का संविधान चलाता है। और जो गलत किया है उस पर मुकदमा होगा, 100 बार मुकदमा होगा। और तुम्हारे जैसे नफरती चिंटू ये आए दिन चिल्लाते फिरेंगे और समय आने पे बिल में छुप जाएंगे, लेकिन भारत का संविधान वही का वही रहेगा। इसके बाद मैं बताता हूं खबर क्या है। रोहिंग्या को मेवात व हरियाणा ही नहीं पूरे देश से बाहर किया जाए। अब ये कह रहा है कि रोहिंग्या को पूरा देश से बाहर किया जाए, तो मैं भी समर्थन करता हूं, करो बाहर, कौन नहीं कर रहा है। लेकिन जो रोहिंग्या होंगे तुम उसी को बाहर करोगे ना। लेकिन ये नफरतबाज, मैं बता दूं, जिस तरह मुसलमानों के लिए जिहादी शब्द खोजे हैं वैसे ही मुसलमानों के लिए रोहिंग्या शब्द भी खोजे हैं। ऐसी ऐसी घटना जहां पे हमारे देश के मुसलमान उस घटना में रहते हैं वहां पे भी ये रोहिंग्या शब्द जोड़ के और बोलते हैं विदेशी ताकतें हैं, और इस तरह से हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तो इनका जो रोहिंग्या का परिभाषा है ना, वो रोहिंग्या का परिभाषा भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने की बात की जा रही है। यहां पे देखिए आगे है एनआरसी को जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो भैया हम तो सुने थे एनआरसी 2019 में आया था, आज 4 साल हो गया और हरियाणा में भाई डबल इंजन की सरकार है और बीजेपी खुद अपने शासित राज्यों में एनआरसी नहीं करवा पा रही है। तो घंटा बंगाल में करवा पाएगी तो घंटा बिहार में कर पाएगी, ये लोग कर नहीं पाएंगे क्योंकि सीए एनआरसी जो है ना, एक अंधभक्तों को ऐसे रसगुल्ला दिखाया गया है जिस रसगुल्ला को देख के अंधभक्त ताली बजाएंगे, खुश रहेंगे और पार्टी को वोट करेंगे। लेकिन इसको लगाना इतना आसान नहीं है जितना ये लोग समझ रहे हैं। और सीए एनआरसी चलो माना कि लग गया, तो सीए एनआरसी लगेगा तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? इन अंधभक्त और गोबर भक्तों की होगी, क्योंकि पढ़ते लिखते तो है नहीं,
तो डॉक्यूमेंट इनके पास वैसे भी कम रहता है, और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो सीए एनआरसी के दायरे में परेशान होगा। जाके देख लो इतिहास, आसाम में जब एनआरसी लगा था तो सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई हुआ था तो आसाम के हिंदू हुए थे। तो आज जो एनआरसी एनआरसी ये लोग चिल्ला रहे हैं, एनआरसी लग जाएगा, उस दिन ये लोग खुद जो है महापंचायत करके रोते गिड़गिड़ाते और बिलखते हुए दिखेंगे। इसके बाद कह रहा है 28 अगस्त को जलाभिषेक यात्रा को पूरा किया जाएगा। मतलब जलाभिषेक यात्रा अधूरा रह गया था, मेवात में हिंसा फैल गया, अब उसको पूरा किया जाएगा 28 अगस्त को। इसका बयान यह है। अब 28 अगस्त को पूरा किया जाएगा तो क्या हरियाणा का पुलिस पूरी तरह से प्रोटेक्शन देगी? किसको? मेवात के मुसलमानों को, क्योंकि ये लोग जाएंगे और वहां पे मस्जिद रहेगा तो उसमें डांस करेंगे, मेवात के मुसलमानों को उग्र करेंगे। इनका उद्देश्य है ही नहीं कि जल यात्रा ले जाके भगवान की पूजा की जाए। इनका जो पूरा उद्देश्य है कि मेवात में जाके उपद्रव करके दंगा फसाद किसी भी तरह कर दिया जाए ताकि राजनीतिक लाभ इनके आका को मिले। तो अगर खट्टर सरकार अगर परमिशन इसका दे रही है तो खट्टर सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी बनती है कि वह जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा मुसलमानों के लिए भी और इनके लिए भी तैनात कर दे, क्योंकि ये लोग तो उपद्रव करने वाले ही हैं। अब इन नफरतबाजों का जो महापंचायत हुआ, स्पष्ट तौर पे देखिए यहां क्या लिख रहा है, किसान संगठनों ने बनाई दूरी। किसान संगठन दूरी बनाया, और दूरी ही नहीं बनाया बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया है कि ये जो है चंद हिंदू संगठन मीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं 52 पाल का मीटिंग है, तो जो है किसान का मीटिंग है। इसमें किसान स्पष्ट तौर पे दूरी बना ली, और दूरी बनाने का कारण आप सभी जानते हैं कि यह किसान भी जब अन्नदाता जाके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा था तो उस वक्त इनको भी खालिस्तानी तो पाकिस्तानी तो देशद्रोही क्या क्या बातें की जा रही थी, और उस वक्त जब इन किसानों को बदनाम किया जा रहा था तो ये जितने भी नफरती संगठन जो आज महापंचायत कर रहे हैं ना, ये लोग भी किसानों के विरोध में थे। तो इसलिए किसान समझ गया है कि ये लोग नफरती हैं, इनका केवल और केवल उद्देश्य है कि एक पार्टी विशेष को हम राजनीतिक लाभ दे सके, और किसान इस बात को समझ गया है और जिसके वजह से वह दूरी बना लिया। खैर, नफरतबाज जितना भी हमारे देश में नफरत फैला ले, हमारा भारत देश संविधान पे चलता है, और जब तक संविधान है, जब तक सुप्रीम कोर्ट है, तब तक ये नफरतबाज जो है ना हमेशा रोते गिड़गिड़ाते और माफी मांगते हुए नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, हरियाणा पुलिस से कहा डे टू डे का तुम हिसाब दो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद जो लोग कहे थे कि इतने पंचायतों में मुसलमान बेचने नहीं आएगा, रेडी वाला नहीं आएगा, उस पर रोक लगाया गया था। हरियाणा पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब कार्य करने लगा, उन नफरतबाजों को खोजने लगा, तो उसके बाद उनकी फटने लगी, और जब उनकी फटने लगी तो माफी वीर सावरकर के राह पे वे लोग चल पड़े। वो आके माफी भी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोगों ने ऐसा बयान नहीं दिया था। खैर, इनकी जो है यही चरित्र है, और मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट को मेरा सैल्यूट है, किसान संगठन को मेरा सैल्यूट है, और हिंदुस्तान के उन सभी नागरिकों को सैल्यूट है जो हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम और सभी नागरिकों को एक समान देखते हैं, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करते। उन सभी को मेरा सैल्यूट है।